हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर भारत के विदेश संबंध। भारत और रूस के संबंध मैंने पिछले पीरियड्स में आपको पढ़ा दिया था। आज हम पढ़ेंगे भारत और चीन के साथ संबंध। इसके पहले हम भारत के विदेश संबंध के लिए कुछ इंट्रोडक्शन देंगे, वो आप सभी नोट कर लेंगे अच्छे से। इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशन, जिस प्रकार व्यक्ति समाज में रहता है उसी प्रकार हर राज्य राष्ट्रों की बिरादरी में रहता है। राज्यों के बीच आदान प्रदान होता रहता है, जिससे उनके विदेश संबंधों की स्थापना होती है। हर राज्य का अपना हित होता है, इसी को राष्ट्रीय हित कहते हैं, जिसकी सुरक्षा व संवर्धन के लिए नीति बनाई जाती है। विदेश नीति व कूटनीति एक ही सिक्के की दो परतों की तरह है। विदेश नीति बनाना किसी राजा, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का काम होता है, जिसमें उसके विदेश मंत्री तथा अन्य विशेषज्ञों की भूमिका हो सकती है। भारत में जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने विदेश विभाग अपने पास रखा। इसलिए भारत की विदेश नीति को नेहरू की विदेश नीति कहा जाने लगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन गए। एक तो राष्ट्रीय हित किसे कहते हैं और दूसरा नेहरू की विदेश नीति किसे कहा जाता है। नेहरू की विदेश नीति 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना हुई। नेहरू विदेश मंत्री बने। उन्होंने तुरंत यह स्पष्ट कर दिया कि भारत किसी महाशक्ति, संयुक्त राज्य अमेरिका या सोवियत संघ के गुट में शामिल नहीं होगा। वास्तव में दोनों महाशक्तियों के बीच तनावपूर्ण संबंध स्थापित हो चुके थे, जिन्हें शीत युद्ध का नाम दिया गया। यह पहले भी बता चुकी हूँ स्टूडेंट्स आप सबको। नेहरू ने कहा कि भारत युद्ध या शीत युद्ध में किसी के साथ नहीं होगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा व सहयोग के कार्य में सभी के साथ होगा। ऐसे वक्तव्य से दोनों महाशक्तियां अप्रसन्न हो गई। सोवियत संघ के प्रधानमंत्री स्टालिन ने कहा कि जो हमारे साथ नहीं है वह हमारे खिलाफ है। अमेरिकी विदेश सचिव जॉन फॉस्टर डलेस ने इसे अनैतिक नीति कहकर निंदित किया। भारत के आलोचकों ने इस नीति का भावार्थ अलग ही समझा। उन्हें यह समझ में नहीं आया, अतः वे इसे निष्पक्षता, तटस्थतावाद, एकांतवाद, संन्यास, एक पक्षवाद, अलग थलगवाद जैसे शब्दों का पर्याय समझने लगे। लेकिन नेहरू अपनी निर्धारित नीति पर डटे रहे। इंदिरा गांधी के अनुसार महाशक्तियों ने गुट निरपेक्षता की वैधता को कभी मान्यता नहीं दी है। अभी तक उपनिवेशवाद और नस्लवाद का अंत नहीं हुआ है। पुरानी चीज़ें नए रूप में आ जाती है और हम इन संकटों का मुकाबला कर सकते हैं यदि हम गुट निरपेक्षता के आधारभूत सूत्रों को अपनाकर एक बद्ध हो जाएं। फिर अटल बिहारी वाजपेयी के अनुसार अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, शांति, लोकतंत्र और विकास को अनेक खतरे हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से कोई भी अधिक भयानक नहीं है, जो धार्मिक कट्टरवाद, मादक वस्तुओं के आयात निर्यात तथा अवैध हथियारों के व्यापार से जुड़ा है। बहुलवादी तथा खुले लोकतंत्र आतंकवाद की ज्वाला के शिकार हैं, जो उस सहनशीलता की जड़ पर कुठाराघात कराती है। जो
दुनिया में नागरिक समाज का आधार है। इस प्रकार कह सकते हैं कि हम एकमात्र किसी अन्य राष्ट्रों के उपग्रह के रूप में नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी नीति के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में पूर्ण भाग लेंगे। हम आशा करते हैं कि विश्व के अन्य राष्ट्रों के साथ निकट प्रत्यक्ष संबंध रखेंगे तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति व स्वतंत्रता को आगे बढ़ाने में उनसे सहयोग करेंगे। जहां तक संभव होगा एक दूसरे के विरुद्ध गठित समूहों की सत्ता की राजनीति से दूर रहेंगे। उन्होंने अतीत में विश्व युद्धों को जन्म कर दिया और जो फिर उससे ही बृहत पैमाने पर सहारों की ओर ले जा सकता है। ऐसी स्थिति में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये सही डिसीज़न लिया, क्योंकि सबसे ज़्यादा आतंकवाद का खतरा होगा और शांति और स्वतंत्रता की कामना नहीं की जा सकती है ऐसी स्थिति में। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने निष्कर्ष रूप में अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को ही बल दिया है।